हेलो बच्चों, अपन नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है अपघटन। अपघटन में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अपघटन में जैसे खनिजीकरण क्या है, भूमिफिकेशन क्या है, अपघटन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, केएचए को किसान का मित्र क्यों कहते हैं, निच्छालन क्या है, अपचयन क्या है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अपघटन क्रिया उसमें सबसे पहला सवाल है किसान का मित्र केचुआ क्यों। ठीक है, तो अपन केचुआ होता है जिसको अर्थवर्म कहते हैं, वो किसान का मित्र क्यों है, वो है सवाल। दूसरा सवाल इसमें बनता है अपघटन क्या होता है। तीसरा सवाल है इसमें खंडन क्या है। चौथा सवाल है इसमें निच्छालन क्या है। पांचवा सवाल इसमें अपचयन क्या है। छठा सवाल है होमिफिकेशन क्या है। होमिफिकेशन क्या है। सातवां सवाल है खनिजीकरण क्या होता है। आठवां सवाल है अपरद किसे कहते हैं। और नौवां सवाल है अपघटन को प्रभावित करने वाले कारक। बहुत अच्छे सवाल बनते हैं इसमें, तो आप आखिर तक वीडियो देख के मैं एक एक प्रश्न का उत्तर आपको बता दूंगा। आपके 12th बोर्ड में इसमें से कोई ना कोई सवाल जरूर मिलेगा अपघटन में से। ठीक है, तो अपन सबसे पहले सवाल करते हैं केचुए को किसान को केचुए का मित्र क्यों कहते हैं। अब अपन जानते हैं केचुआ होता है वो जमीन को पोली करता है। वो जमीन को क्या करता है, पोली करता है। सबसे पहले आप खेत है, इस खेत में हल चलाते हो तो सबसे पहले जमीन को क्या करते हो, आप ऐसे ऊबड़ खाबड़ पोली पाली कर देते हो ताकि जड़ें होती है उनको वर्दी के लिए जगह मिल सके। एक आपके पास में ये कठोर जमीन है, इसमें जड़ें फैल नहीं सकती है। जमीन पोली होगी तो जड़ें आराम से फैलेगी और पौधा स्थिर हो जाएगा। तो ये क्या करता है, ये सड़ी गली पत्तियां खाता है। इसका काम होता है सड़ी गली पत्तियां हैं उनको खाना। दूसरा इसका काम होता है गोबर को खाना। तीसरा काम होता है जो भी मृत जीव होते हैं उनको खाना। चौथी विशेषता जीवाणुओं को खाना। जो भी जीव होते हैं जैसे ये रेत है, उस रेत को खा जाता है। कुल मिला के बात ये है रेत को खाता है। किसको खाता है, रेत को खाता है, सड़ी गली पत्तियां खाता है, गोबर खाता है, मृत जीव खाता है, जीवाणु खाता है। इन सब चीजों को कहते हैं अपरद। इन सब को ये खाता है और खाने के पश्चात इसमें एक चक्की लगी होती है। उस चक्की का नाम होता है पेशड़ी, गिजार्ड। उसके अंदर ये क्या करता है, पीसता है सबको रेत के साथ मिला के, और इन सबको क्या करता है, महीन पीस देता है, बिल्कुल बारीक पीस देता है। और फिर उसके बाद क्या करता है, अपना मल त्यागता है। उस मल को अपन कहते हैं वर्मी कंपोस्ट। क्या कहते हैं, वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। और ये क्या होता है, जहां पे कि ये जमीन होती है उस जमीन के अंदर घुसता है और उस जमीन को बिल्कुल खा खा के पोली कर देता है, जमीन में छेद ही छेद कर देता है। इसलिए किसान का मित्र इसलिए कहते हैं कि जमीन को एक तो उपजाऊ बनाता है, दूसरा जमीन को ये पोली करता है। जमीन के अंदर खाद्य जो खाद है उस खाद की मात्रा को बढ़ा देता है। जमीन को पोली करता है, जमीन के अंदर क्या करता है, उत्पादकता बढ़ा देता है। केचुए का वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन कर उसकी संख्या बढ़ाई जाती है, उसको कहा जाता है वर्मी कल्चर। तो विज्ञान की एक अलग शाखा है जिसका नाम होता है वर्मी कल्चर। और वर्मी कंपोस्ट क्या है, केचुए का मल है उसको कहा जाता है वर्मी कंपोस्ट यानी खाद। तो पहला सवाल अपने पूरा हो गया होगा, मेरे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा केचुए को किसान का मित्र क्यों कहते हैं। तो आपको बताना है केचुआ होता है वो मिट्टी खाता है, सड़ी गली पत्तियां खाता है, गोबर खाता है, मृत जीव खाता है, जीवाणु खाता है। उन सबको खाने के पश्चात अपनी पेस्टी में महीन पीस देता है और फिर उसके बाद अपना मल त्यागता है। उस मल का नाम होता है वर्मी कंपोस्ट, जो एक खाद है। तो सबसे पहले तो ये खाद बनाता है, दूसरा ये जमीन के अंदर बिल बनाता है और जमीन को पोली करता है। जैसे रेत खाएगा तो रेत को खाने के पश्चात क्या करेगा, मल त्यागेगा, मल क्या होगा, रेत ही होगा। अब केचुए का वैज्ञानिक तरीके से प्रजनन कर उसकी संख्या बढ़ाई जाती है, उसको कहते हैं वर्मी कल्चर। अब सवाल है अपना नेक्स्ट, अपघटन क्या है। अपघटन की परिभाषा ये है कि अपन जानते हैं विभिन्न प्रकार के जटिल पदार्थ, विभिन्न प्रकार के जो जटिल पदार्थ होते हैं जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, ये सब जटिल पदार्थ है। इनको विभिन्न प्रकार की विधियों द्वारा क्या किया जाता है, सरल पदार्थों में बदला जाता है। इसको कहा जाता है अपघटन। यानी इसको बदलता कौन है, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव, विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव या विभिन्न प्रकार के जो जंतु होते हैं
विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको कहा जाता है अप्रधारी, जैसे कि कवक है, जीवाणु है। ये क्या करते हैं, ये एंजाइम स्रावित करते हैं और जो भी जटिल पदार्थ होते हैं जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इन सब को सरल पदार्थों में बदलते हैं। सरल पदार्थों का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल। ठीक है, तो जैसे आपने देखा एक ये चूहा है, मान लो ये चूहा आप देखोगे, ये चूहा तो नहीं बना, कुछ और ही बन गया, ये जीव है, ये जीव जमीन के अंदर मर गया। मरने के 10 दिन बाद आपने देखा ये यहाँ से खत्म हो गया। तो यहाँ पे इसमें क्या थे, जटिल पदार्थ थे। इन जटिल पदार्थों को किस में बदल दिया गया, सरल पदार्थों में बदल दिया गया। किसकी सहायता से, आपने कहा विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों की सहायता से। विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं, आप कह सकते हो। इसके अलावा जैसे कौवा है, वो भी अप्रधारी होता है। आप कहीं कोई जंतु मरा हुआ देखते हो, उसको कौवा आकर खा जाता है। आपके मोहल्ले में चूहा होता है, उसको मरता है तो उसको कौवा उठा कर ले जाता है। या अपन कह सकते हैं बाज, ये बाज है, मोर है, ये सब ऐसे जंतु होते हैं जो अप्रधारी होते हैं। तो इसमें कौवा एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बाज है जो क्या करता है, जहां पे भी लाश होती है उस लाश को पूरी खा जाता है। तो ये जटिल और जो जटिल जीव होते हैं उनको सरल पदार्थों में बदलने वाले जीवों को क्या कहते हैं, अप्रधारी कहते हैं। और ये जो सड़े गले जीव होते हैं, इन सड़े गले जीवों को क्या कहते हैं, अप्रद कहते हैं। तो सबसे पहले अपवर्तन की परिभाषा याद करनी है कि जटिल पदार्थों को विभिन्न सूक्ष्म जीवों द्वारा, जटिल पदार्थ जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, इनको सरल पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और जल में बदला जाता है। इसको कहा जाता है अपघटन। तो अपघटन की परिभाषा हो गई अपने क्लियर। सवाल परीक्षा में आया अपघटन किसे कहते हैं, तो आपने छोटी सी परिभाषा बता दी कि विभिन्न प्रकार के जटिल पदार्थ जैसे वसा, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को विभिन्न सूक्ष्म जीवों या विभिन्न क्रियाओं द्वारा सरल पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और जल में, इसको कहते हैं अपघटन। अगला सवाल है अपरद किसे कहते हैं। अपरद का मतलब विभिन्न जीवों के मृत अवशेष। विभिन्न जीवों के मृत अवशेष होते हैं, विभिन्न जीवों के मृत अवशेष होते हैं, विभिन्न जीवों के मृत अवशेष। जैसे अपन कह सकते हैं कोई भी जीव है, उसकी जैसे अपन ने कहा पत्ती नीचे गिर गई, पेड़ की पत्ती नीचे गिर गई, पेड़ की टहनी नीचे गिर गई, पेड़ की शाखा नीचे गिर गई, पेड़ का तना नीचे गिर गया, पेड़ का फूल नीचे गिर गया, पेड़ का फल नीचे गिर गया। और इसी तरह से जैसे किसी जानवर जा रहा है, उसने गोबर है वो त्याग दिया, यह मल त्याग दिया, या किसी जंतु की मृत्यु हो गई तो उसकी जो बॉडी होती है, जो उसका कंकाल होता है, वो सब क्या है, वो सब अपरद है। जीवों के जो मृत अवशेष होते हैं, जीवों के जो मृत अवशेष होते हैं उनको कहा जाता है अपरद। अब अपरदहारी क्या होते हैं। अपरदहारी का मतलब जो सड़े गले जीवों को खाते हैं, डेट्रीवोरस, जो सड़े गले जीवों को खाते हैं उनको कहा जाता है अपरदहारी। छोटा सा सवाल पूछा जाता है कि अपरदहारी के उदाहरण लिखो, तो सबसे पहला उदाहरण है जीवाणु, सबसे पहला उदाहरण है जीवाणु। दूसरा ऑप्शन होता है कवक। तीसरा ऑप्शन आपको बताना है कुछ जंतु, कुछ जंतु होते हैं, कुछ जंतु होते हैं और कुछ कर्मी होते हैं। कुछ कर्मी यानी कुछ लट्टे भी होती हैं, कुछ कर्मी होते हैं, ये अपरधारी होते हैं। ठीक है, तो ये आपको एक्सप्लेन करना है। पूछा गया अपरधारी का उदाहरण बताओ, बच्चे सोच में पढ़ते हैं कौन खाता है मरे गले जीवों को, सड़े गले जीवों को। तो बेटा आपको टेंशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत सारे जीवाणु हैं, बहुत सारे कवक हैं, कुछ जंतु भी खाते हैं, अपरधारी होते हैं, और कुछ कर्मी होते हैं, छोटी छोटी लट्टे होती हैं जो खाती रहती है इनको, तो ये अपरधारी होते हैं। अपरद और अपरधारी अपने को याद रखना है। अब अपने सवाल आया है खंडन किसे कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है खंडन किसे कहते हैं। खंडन का मतलब क्या होता है कि जो जटिल पदार्थ होते हैं या कोई जटिल पदार्थ होते हैं उनका सरल पदार्थों में टूटना, जटिल पदार्थों का सरल पदार्थों में टूटना, उसको कहा जाता है खंडन। ठीक है, जटिल पदार्थ सरल पदार्थ के अंदर टूटता है। अब इसमें जटिल पदार्थ में जैसे एक पेड़ की बड़ी टहनी है, ये टूट गई छोटी छोटी टहनियों में, किसमें टूट गई, छोटी छोटी टहनियों में टूट गई, तो आप कहते हो ये क्या हुआ, खंडन हुआ। जैसे एक बहुत बड़ा जंतु था, जंतु धीरे धीरे छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूट गया, तो उसको कहा जाता है खंडन। ठीक है, खंडन का मतलब कोई भी आपके पास में जो जटिल पदार्थ है वो टूट कर सरल पदार्थों में बदल जाता है। अब एक्चुअल में क्या होता है
ये अपचयन भी कहलाता है। अपचयन थोड़ा इससे अलग परिभाषा है। अपचयन की परिभाषा ऐसे है कि जो जटिल पदार्थ होते हैं वो सरल अकार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं। जटिल पदार्थ किस में टूटते हैं? सरल अकार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं। इसमें परिभाषा आ जाती है जटिल कार्बनिक पदार्थ। क्या आ जाते हैं? जटिल कार्बनिक पदार्थ सरल अकार्बनिक पदार्थों में टूटते हैं। यहाँ आ जाता है कार्बनिक नहीं टूट, या कार्बनिक शब्द नहीं जोड़ना है, जटिल पदार्थ सरल पदार्थों में टूट गया। यहाँ आपको परिभाषा लेनी है, जैसे प्रोटीन है, वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब पदार्थ टूटते हैं और सरल पदार्थों में बदलते हैं। जैसे कोई जंतु है, ये जंतु था, ये बड़ा जंतु था, छोटे छोटे भागों में टूटना शुरू हुआ तो आपने कहा खंडन हुआ। फिर उसके बाद सूक्ष्म जीव क्या करते हैं, उसमें उपस्थित जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक अकार्बनिक पदार्थों में बदलते हैं, तब आप उसको क्या कह देते हो? अपचयन कह देते हो। अब इसके साथ ही एक क्रिया होती है जिसका नाम होता है निच्छालन। निच्छालन क्रिया में क्या होता है? निच्छालन क्रिया में इसके अंदर ये जो अकार्बनिक पदार्थ होते हैं ये जल के साथ रिसकर मृदा में अवक्षेपित हो जाते हैं। ये जल के साथ, जैसे आप कोई भी बॉडी होती है उस बॉडी को गलते हुए देखते हो, विभिन्न प्रकार के जो कवक होते हैं, विभिन्न प्रकार के जो जीवाणु होते हैं, वो क्या करते हैं? पाचक रस निकालते हैं। इस पाचक रस के कारण जो इनकी बॉडी होती है, उस बॉडी में जितने भी जो सरल अकार्बनिक पदार्थ होते हैं वो जल में विलय होकर मृदा में धीरे धीरे रिसते हैं और मृदा के अंदर अवक्षेपित हो जाते हैं, यानी उसमें चट्टान के रूप में क्या हो जाते हैं? अकार्बनिक तत्वों के रूप में अवक्षेपित हो जाते हैं। इस क्रिया को कहा जाता है निच्छालन। तो ये सब क्रियाएं साथ चलती रहती है। खंडन होता रहता है, ये अपचयन होता रहता है, निच्छालन होता रहता है। अब इसके कारण क्या होता है? ये मृदा में ये अकार्बनिक तत्व होते हैं, इनकी मात्रा बढ़ने के कारण अपन कहते हैं ये इसके एक तरह से ये क्या होता है? अधिक पोषक तत्वों की मात्रा बढ़ जाती है, तो ये मृदा उपजाऊ हो जाती है। ठीक है, ये अपने को ध्यान रखना है। अब ये क्या है, एक सवाल और आता, ह्यूमस क्या है? ह्यूमस भी एक प्रकार की मृदा है। क्या है? एक प्रकार की मृदा होती है जिसमें क्या होते हैं? ये अकार्बनिक तत्व अधिक होते हैं, जिसमें अकार्बनिक तत्व काफी अधिक मात्रा में, प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। इसकी उत्पादकता अधिक होती है, इसकी उत्पादकता अधिक होती है। ठीक है, तो ह्यूमस के निर्माण की क्रिया को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमस एक्चुअल में आप ऐसी मृदा देखते हो जो गहरे भूरे रंग की होती है, जो भूरे रंग की होती है, उसमें अधिक मात्रा में पोषक तत्व होते हैं और उसकी उत्पादकता अधिक होती है। इसका निर्माण क्या होता है? ये निच्छालन क्रिया और ये खंडन क्रिया और ये अपचयन क्रिया के फलस्वरूप होता है। अब जो खनिजीकरण क्रिया है, खनिजीकरण क्रिया में क्या किया जाता है? खनिज का निर्माण किया जाता है। जो ये ह्यूमस मृदा है, इस ह्यूमस मृदा के ऊपर क्रिया की जाती है और अकार्बनिक पदार्थों का निर्माण किया जाता है। ये अकार्बनिक पदार्थ कौन ग्रहण कर लेता है? पादप ग्रहण कर लेता है। तो ह्यूमस तो क्या है? ह्यूमस ऐसी मृदा है जिसके अंदर ये कार्बनिक तत्व प्रचुर मात्रा में होंगे। और खनिजीकरण क्रिया क्या है? जो ह्यूमस है उसके ऊपर क्रिया होगी और उसको अकार्बनिक पदार्थों में बदला जाएगा। तो पहले होता है ह्यूमस का निर्माण। जैसे कोई जंतु मरा और जंतु मरते ही उसमें कार्बनिक पदार्थ अधिक हो गए, पोषक तत्व अधिक हो गए, उसकी उत्पादकता अधिक हो गई उस मृदा की, लेकिन उसके ऊपर और ज्यादा क्रिया होती है तो उसमें जो कार्बनिक पदार्थ ह्यूमस है वो अकार्बनिक पदार्थ के अंदर बदल दिया जाता है। इसको कहते हैं खनिजीकरण। अगर किसी क्षेत्र का तापमान अधिक है तो अपघटन अधिक होगा, उसके अंदर जीवाणु क्रिया अधिक है तो अपघटन अधिक होगा। तो अपघटन को कौन प्रभावित करता है? तापमान प्रभावित करता है, आर्द्रता प्रभावित करती है, नमी प्रभावित करती है, इसके अलावा प्रकाश प्रभावित करता है और सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं अपरधारी यानी सूक्ष्म जीव, जीवाणु और कवक। ये सब क्या करते हैं? किसी भी क्षेत्र में ज्यादा होंगे तो वहां अपघटन तीव्रता से होगा। तो अपघटन को तापमान बढ़ाओगे तो अपघटन रुक जाएगा, आर्द्रता कम कर दोगे तो अपघटन रुक जाएगा। आर्द्रता होनी चाहिए, नमी अधिक होनी चाहिए, इसके अलावा प्रकाश वहां पे पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए और अपरधारी है वो अधिक होने चाहिए, जीवाणु कवक। तो आपने देखा कि ये जैसे कोई चूहा मरा है, ये रेत में मरा है और दूसरा चूहा है जो घर में मरा है, किसका अपघटन ज्यादा होगा? जो चूहा रेत में मरा है, क्योंकि वहां अपरधारी ज्यादा है, वहां तापमान अधिक मिलेगा,
वहां नमी होगी, वहां प्रकाश पहुंचेगा और यहाँ पे अपरधारी ज्यादा हो गई, यहाँ पे आपको ये सब कंडीशन नहीं मिलेगी, तो इसका अपघटन धीरे होगा। ठीक है, अब ये खनिजीकरण और ह्यूमिफिकेशन क्रिया दोनों में फर्क है कि ह्यूमस के निर्माण की क्रिया को ह्यूमिफिकेशन कहते हैं। ह्यूमस क्या है, एक भूरे रंग का क्रिस्टल होता है जो कि मृदा के अंदर पाया जाता है। ये खुद क्या है, ह्यूमस एक कार्बनिक पदार्थ है जो कि अपन कहते हैं कि पोषक तत्व के रूप में जाना जाता है, और ये जिस मृदा के अंदर ज्यादा होता है उसका उत्पादन अधिक होता है। इस ह्यूमस का आगे विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीवों द्वारा अकार्बनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, इनके अंदर परिवर्तन किया जाता है, तो इसको कहते हैं खनिजीकरण। अब एक सवाल आता है कि निच्छालन से जो सरल अकार्बनिक पदार्थ जल के साथ अवक्षेपित होते हैं चट्टान के रूप में, क्या वो खनिज पदार्थ किसी मृदा के लिए, मृदा में उगने वाले पादप के लिए उपलब्ध है? तो आपको बताना है ये चट्टान के रूप में पाए जाते हैं और ये जटिल रूप में होते हैं, तो ये किसी पादप के लिए अनुपलब्ध है। ठीक है, थैंक यू बच्चों, ये आपने देखा आपने ध्यान से